क्वेश्चन रन थ्रू आपने वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान पिवट। आज एक बहुत ऐसा कंटेंशियस टॉपिक है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आजकल उठा हुआ है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कवरेज भी हो रही है। मुझे भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि MD कैट और NLE कुछ एग्ज़ाम्स हैं, उसके ऊपर बड़ा इश्यूज़ भी रिसेंटली आए, तो वी थॉट कि उसके बारे में ज़रा हम कन्वर्सेशन करें। एंड उसके लिए वी हैव द स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ सर्विसेज इन पाकिस्तान, सर डॉक्टर फैसल सुल्तान। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो. Sir, I really want to discuss COVID as well. Pakistan did fairly well in the handling. We want to talk about dengue as well. But थोड़ा सा conversation start करने के लिए, if you can explain कि जो NLE exam है, जो MD CAT है, and then we also saw कि जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बना versus PMDC, तो उसका थोड़ा सा बताएं कि what was the thought process behind it? ज़बरदस्त। पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखिए, जो चीज़ हमने जहन में रखनी है वो ये कि जो PMC या PMDC या किसी भी मेडिकल या हेल्थ रेगुलेटर का मेन ऑब्जेक्टिव या मकसद होता है वो ये होता है कि आप आवाम के लिए सेफ्टी फराहम करें, और वो सेफ्टी इज़ इन द फॉर्म ऑफ केपेबल, कॉम्पिटेंट, सेफ, वेल ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल्स। बात यह है कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इस सारी चीज़ में हुकूमत से भी ज़्यादा, डॉक्टर से भी ज़्यादा, हेल्थ प्रोवाइडर से भी ज़्यादा वो सिटीज़न है, जिसको हक हासिल है कि जब वो डॉक्टर का साइन देखकर किसी के पास जाए और अपना मसला लेके जाए तो उसकी हेल्थ और उसकी एवेलुएशन और उसका डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट जो है किसी मेयार और स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। अच्छा, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए PMC या पहले PMDC था। PMDC जिस ज़माने और जिस कॉन्टेक्स्ट में था उसने इट सर्व्ड इट्स पर्पस वेल टिल अ पॉइंट। जब पाकिस्तान बना तो हैंडफुल ऑफ मेडिकल कॉलेजेस थे, 5-6 कॉलेजेस थे, शायद इतने भी नहीं थे, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ किए। तो एक पॉइंट के बाद इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि जो मेडिकल एजुकेशन का रेगुलेटर है वो ऐसा हो जो रेगुलेटर कैप्चर का शिकार ना हो, यानी वही जिनको रेगुलेट करना है वो खुद से उसके ऊपर मुसल्लत ना हुआ। right. बहुत अहम चीज़ है। अगर हम बैंकिंग की मिसाल दें तो स्टेट बैंक के बोर्ड के ऊपर हमने प्राइवेट बैंक्स के CEOs तो नहीं रखे हुए ना, right. तो इसी तरह मकसद ये था कि जो उसका स्ट्रक्चर था PMDC का उसको तब्दील किया जाए, सो दैट उसकी जो गवर्नेंस है, उसकी जो ओवरसाइट है, उसकी जो सरपरस्ती है वो ऐसी शख्सियात के पास हो जो कुछ मेडिकल की साइड से हों, कुछ नॉन मेडिकल की साइड से हों, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ की जो स्टेक होल्डर हैं वो तो लोग हैं, लेकिन उसकी जो सरपरस्ती है वो इस अंदाज से हो कि जो मेडिकल कॉलेजेस के ओनर्स, ऑपरेटर्स, CEOs वो उसके ऊपर मुसल्लत ना हो या उसके ऊपर हावी ना हो। अहम चीज़ इस सूरत हाल में हमने उसका जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर इस तरह से तश्कील दिया। उसके बाद उसके अंदर मेडिकल बोर्ड, एकेडमिक बोर्ड अलग हैं। गवर्निंग काउंसिल जो है, एसेंशियली जो काउंसिल है वो ऊपर है, और उसके बाद अगली लेयर जो है वो एकेडमिक बोर्ड है। वो कम्प्लीटली इज़ मेड अप ऑफ एकेडमिक प्रोफेशनल्स, क्योंकि उन्होंने ये तयन करना है कि क्या चीज़ पढ़ाई लिखाई जाएगी। एक ओवरसाइट लेयर है और एक एक्चुअली प्रोफेशनल लेयर है, और प्रोफेशनल लेयर जो है वो कम्प्लीटली सीनियर फैकल्टी की है और डॉक्टर्स की है। And are they autonomous and independent? They are autonomous in making their own decisions। जाहिर है काउंसिल उनको ये नहीं बता सकती कि आपने ये चीज़ पढ़ानी है या वो उसका तयन उन्होंने करना। अच्छा, ये बेसिक फ्रेमवर्क था, यानी रेगुलेटर कैप्चर, उसको हटाना और उसको प्रिवेंट करना, और दूसरा ये कि मॉडर्न दौर के साथ इसको हम आहंग करना। अब आप अपने दाएं बाएं देखें, दुनिया में देखें, जितने मेडिकल एजुकेशन के रेगुलेटर्स हैं वो सिर्फ जिसे कहते हैं अकेले से मेडिकल फील्ड के नहीं होते, क्योंकि कई दफ़ा लोग पूछते हैं जी आपने एक वकील डाल दिया या आपने एक पब्लिक फिगर डाल दिया आपने। उसका मकसद ही है, क्योंकि बहुत सारे मामलात लीगल डोमेन के होते हैं, बहुत सारे मामलात अवाम की आवाज़ के होते हैं, लोगों की आवाज़ के होते हैं, और बहुत सारे मामलात का ताल्लुक अकाउंटिंग और फाइनेंशियल से होता है। तो ये कैपेबिलिटीज़ थी जो कि आपके जो गवर्निंग बोर्ड है, जिसको हम काउंसिल बोलते हैं, उसमें होना ज़रूरी था। ये कोई अजब बात नहीं है। और आप देखें जनरल मेडिकल काउंसिल जो है उनका स्ट्रक्चर भी इस तरह है, थोड़े से लोग हैं और वो हुकूमत नॉमिनेट करती है। ये जो आइडिया था ना कि प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हैं वो इलेक्ट करके तो वो ले आएँ, तो ये तो फिर रेगुलेटर कैप्चर हो जाता। एक तो बात ये होगी। अब आ जाते हैं कि इसका
जो इसकी फ़िलॉसफी है। अच्छा, सॉरी, जस्ट टू अंडरस्टैंड, इससे पहले द प्राइवेट सेक्टर एसेंशियली वाज वोटिंग एंड ब्रिंगिंग इन द काउंसिल। देखिए, प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस और पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है। तो इसलिए सवाल ये है कि इवन पब्लिक, लोग कई दफ़ा कहते हैं कि जी पब्लिक सेक्टर का तो उनका तो कॉलेज वो ओन तो नहीं करते, लेकिन होता क्या है, अगर मैं एक पब्लिक कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और मैं काउंसिल पे बैठा हूँ और मेरे पब्लिक कॉलेज की कुछ कमज़ोरियाँ हैं और वो होती हैं, हम अपने आप को इस गलतफहमी में ना रखें कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर गैप्स नहीं होते। अगर मैं वहाँ बैठा हूँ तो आम तौर पे फिर जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरह से स्वे होना शुरू हो जाते हैं जिसमें आप अपने कॉलेज की कुछ जो कमज़ोरी है उस मामले को शायद इतनी हायर इंपॉर्टेंस ना दें इन द सेट ऑफ क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल। राइट। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज दैट्स शॉकिंग कि जो जिसने रेगुलेट करना है वो अपनी ही चीज़ों को एसेंशियली रेगुलेट कर रहा है। सो ये सेल्फ रेगुलेशन जो है ये एक पॉइंट के बाद नहीं चलती। राइट। अच्छा, अब प्रेजेंट दौर में आते हैं, क्या चैलेंज है। मैंने जैसे कहा, फाइनल प्रोडक्ट हमने पहले तयन कर लिया कि हमें एक सेफ, कॉम्पिटेंट, वेल ट्रेन्ड डॉक्टर चाहिए। राइट। अब कोई भी चीज़ आपने अच्छी बनानी हो तो सबसे पहले क्या शर्त है? मैंने आज अच्छी बिरयानी बनानी है, ठीक, चावल तो मटेरियल तो ठीक होना चाहिए ना, ठीक है, जिस रॉ मटेरियल से आप शुरू करें। अच्छा, अब जहाँ लाखों बच्चे जो हैं फ्रॉम वेरिएबल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, अनफॉर्चुनेटली वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन एक वेरिएबल लेवल्स ऑफ एजुकेशन है, उससे आ रहे हैं, उसमें से आपने तयन करना है कि सबसे मुनासिब एंट्रेंट इनटू मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज कौन सा नौजवान है, लड़का लड़की, वो क्या उसको कैपेबिलिटीज़ चाहिए। उसको कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए, उसने बायोलॉजी पढ़ी हो, उसने फिज़िक्स पढ़ी हो, केमिस्ट्री पढ़ी हो, दीगर चीज़ें पढ़ी हो, ठीक, और उसके अलावा कोई उसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो, एनालाइज करने की, मामलात को, सिम्टम्स को एनालाइज करने की काबिलियत हो, ठीक, रट्टू तोते तो नहीं चाहिए ना। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ इतने सारे मुख्तलिफ कॉलेजों और सिस्टम से लोग आ रहे हैं, एक पहला चेक लगा हो, और ये आज नहीं लगाया गया। MD CAT सन 98 में, 1998 में पहली दफ़ा हुआ, फिर कुछ अर्सा बंद हुआ, फिर कम से कम 10-12 साल से लगातार MD CAT चल रहा है। सो ये कॉन्सेप्ट कि जो एंट्रेंट है उसकी एक बेसिक क्वालिटी हमने तयन करनी है, ये कोई नया नहीं है और ये हमारा और अनोखा नहीं है। राइट। ना नया है ना अनोखा है। दाएं बाएं देखिए, तमाम ममालिक में, एडवांस मुल्कों में, हमारे मोहल्ले में, ये सारे लोग जो हैं, मुल्क जो हैं, इनके यहाँ एंट्री इनटू मेडिकल या डेंटल कॉलेज, आपने एक सर्टन थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है, एक बैरियर टू एंट्री है, बिकॉज ये वो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने जाके लोगों की जिंदगियों का इलाज करा। सो अच्छा, इसमें एक तो सब्जेक्ट कंटेंट हो गया। अब हम लोग कहते हैं जी इस टॉपिक से, इस करिकुलम से नहीं आया या इस सिलेबस से नहीं आया। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको, हमें ये चाहिए कि एक बेस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो। ये टेस्ट इज़ नॉट अ सप्लांट फॉर FSC और A लेवल्स, वो तो दे के आ रहे हैं। राइट। और उसके आपने लेटली देखा होगा FSC के रिजल्ट से कि इन मैनी वेज मैनी ऑफ दीज एग्जाम्स जो दूसरे हैं हैव बिकम मीनिंगलेस इन बीइंग डिस्क्रिमिनेंट बिटवीन द वेरी गुड एंड द गुड एंड द नेक्स्ट, ठीक। अब परफेक्ट स्कोर्स आ रहे हैं और ढेर लोगों के परफेक्ट स्कोर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो टेस्ट है वो अपनी डिस्क्रिमिनेंट कैपेबिलिटी लूज कर चुका हुआ। राइट। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में एक आपको सब्जेक्ट कंटेंट चाहिए MD CAT में, और दूसरा थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग की एनालिसिस चाहिए कि आपको फैक्ट्स तो पता चल गए, लेकिन उन फैक्ट्स का इस्तेमाल आप लॉजिकली कर सकते हैं कि नहीं। इसमें इस दफ़ा 30% क्वेश्चन जो थे वो एनालिटिक थे, क्रिटिकल थिंकिंग के थे। इसी वजह से कई दफ़ा बच्चों को थोड़ी सी इसमें मुश्किल आई। उसके अलावा इसको MCQ बेस्ड किया गया और इलेक्ट्रॉनिक किया गया, और वो जो कागज़ का था उसमें लोग कहते जी हमें जवाब साथ वो शीट लगी होती थी। शीट के साथ लोग क्या करते थे कि वापस आके रिकन्स्ट्रक्ट करते थे क्वेश्चन बैंक। अब जब क्वेश्चन बैंक रिकन्स्ट्रक्ट हो गया और एकेडमीज़ ने उसको अपने यहाँ संभाल लिया, तो फिर वो माँ बाप से ढेर सारे पैसे लेके और वही आले वाला ख़त पढ़ा के, तो वो उसको, ये तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि थिंक। अच्छा, सो देयरफॉर क्वेश्चन पूल बड़ा है। अच्छा, क्वेश्चंस कभी भी परफेक्ट नहीं होते। अगर आपने कभी भी क्वेश्चंस बनाए हैं किसी टॉपिक के सब्जेक्ट के, तो ये बड़ा मुश्किल होता है ऐसा MCQ बनाना जो वैलिड भी हो, जो क्लियर भी हो, जिसमें कन्फ्यूजन भी हो। थोड़ी मेहनत लगती है। तो जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो या मुबहम होते हैं, 2 करेक्ट आंसर्स करीब करीब के होते हैं, या आउटराइट इनकरेक्ट होते हैं। सो उस सूरत में जब आप टेस्ट को एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि इन क्वेश्चंस को आपने इग्नोर कर देना। राइट।
ये सारी दुनिया में होता है। आप हाई लेवल के एग्ज़ाम में जहाँ कहीं मॉडर्न तरीके से इम्तिहान लिए जा रहे हैं, वहाँ टेस्ट का एनालिसिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टोरी। तो वो हुआ, उसमें बहरहाल 1,95,000 टोटल एप्लीकेंट थे, उसमें से 68,000 बच्चे जो हैं वो पास हैं। सीटें तो सिर्फ 20,000 हैं। अच्छा, so 1/3 of the students are passed? Well, yes. Essentially, yes. right? Yes. Interesting. So, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब किसी चीज़ को आप एनालाइज करते हैं ना तो फिर वो कतरा खून निकलता है सर। Considering कि इसमें CSS एग्जाम है जी 2%, 3%, तो ये तो शोर तो ऐसे था about 30%, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि 68,000 का जो एप्लीकेंट पूल है उसमें पिछले साल के भी 8-10 हज़ार शामिल हैं। सो लेट्स से 70-75 हज़ार नौजवान लोग हैं who are applying for how many seats? 20,000. So already you have more than enough applicants. क्या will every last applicant be happy about what? मुझे तो उस इम्तिहान का पता नहीं कि जिसमें से नौजवान इम्तिहान दे के निकले ना और फिर उनके माँ बाप ना ये तसव्वुर करें कि नहीं हमारा बच्चा ही जो है वो ठीक है। तो देखिए ये किसी पॉइंट पे ये लकीर लगानी पड़ती है। जो बच्चे बहुत कमिटेड हैं इस दफ़ा नहीं स्कोर आ, मेहनत करें, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर अपने आप को ट्रेन करवाएं और अगली दफ़ा दे दें, कोई बात नहीं। अगर आप इतने कमिटेड हैं तो 1 साल को ऐसी बड़ी बात। तो ये तो था एंट्रेंस। मैंने आपसे कहा पहला कदम क्या है कि आपने देखना है कि मवाद जो आप ले रहे हैं क्या वो ऐसा है कि 5 साल की या 4 साल की रिगरस पढ़ाई और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी सारी ज़िंदगी। मैं इंशाल्लाह टर्निंग 60 नेक्स्ट ईयर, आई एम स्टिल टेकिंग रीसर्टिफिकेशन एग्जाम्स एट दिस स्टेज इन लाइफ। तो ये तो सारी ज़िंदगी पढ़ना है। तो वो लोग जो अगर इस पढ़ाई से घबरा रहे हैं तो फिर वो इस प्रोफेशन में इसके ऊपर जस्ट टू सॉर्ट ऑफ इंटरजेक्ट हियर, कुछ क्रिटिसिज्म चले तो आउट ऑफ सिलेबस का आपने बोल दिया कि लाइक ऑब्वियसली क्रिटिकल थिंकिंग के भी सवाल थे, सिलेबस एसेंशियली है ही नहीं कोई उस तरह से। बट मोर इम्पॉर्टेंटली कुछ क्रिटिसिज्म इस चीज़ के ऊपर आ रहा था कि लाइट चली गई, इंटरनेट चलना बंद हो गया। सो देयर वर सम लॉजिस्टिकल और उस तरह के स्ट्रक्चरल इश्यूज थे। उसके हाउ डिड यू गाइस डील विद दैट? सो सिलेबस है इन द सेंस कि देयर इज अ सेट ऑफ डोमेन नॉलेज इस मामले की जो है वो डिफाइन हुई थी और वो इंटर बोर्ड चेयरमैन जो IBCC है उसके कोऑर्डिनेशन में बना था। ऐसा नहीं था कि वो कहीं आसमान से उठा लाए थे। कहने का मकसद ये है कि वो एक सेट ऑफ नॉलेज क्वेश्चंस है, ये एक सेट ऑफ नॉलेज है जो आनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्रिटिकल का। अच्छा, इंटरनेट की इसको ज़रूरत नहीं थी, याद रखिए ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था, ये लोकल इंटरनेट पे था। लेकिन जहाँ कहीं भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने कहा पोस्ट एग्जाम एनालिसिस हुए हैं, जो उनकी इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हैं वो भी देखी गई हैं। और हर सेंटर में फिर एक बच्चा तो नहीं होता था ना, काफ़ी सारे होते थे, तो फटाफट पता चल जाता है कि अगर सब लोगों को ये मुश्किल पेश आ रही है तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है और किया गया। लेकिन एग्ज़ाम्स को क्वेश्चंस को एनालाइज करके जैसे मैंने बताया वो रिमूव कर दी गए फ्रॉम एनालिसिस इफ समबडी थॉट दैट दे वर इनकरेक्ट और अनफेयर आंसर्स। जो टेस्टिंग कंडीशंस होती हैं एज बेस्ट एज पॉसिबल एक जैसी रखी जाती हैं, लेकिन कभी भी एक जैसी नहीं होती। मैंने आपने भी इम्तिहान दिए, एग्जाम सेंटर्स रेंज फ्रॉम द मोस्ट कंफर्टेबल टू समवट कई दफ़ा थोड़े कंस्ट्रेंट भी होते हैं और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 100.0% परफेक्शन, वो कई दफ़ा मुश्किल होती। एक बात। दूसरी बात ये भी जहन में रखिए, ये लोगों ने कहा कि जी एग्ज़ाम फ़र्क आया, तो आपने और मैंने जब प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स का दिया था या केमिस्ट्री का, तो मैंने फ़र्क प्रैक्टिकल दिया था, मेरे से अगले बैच ने फ़र्क, 1 महीना लगा था हमारे FSC के प्रैक्टिकल्स को होते हुए। तो एवरीबडी गॉट अ डिफरेंट प्रैक्टिकल, राइट, एंड सो वी वर ऑल टेस्टेड ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड उसकी अच्छी खासी वेटेज थी। तो ये कहना कि जी ये एक एग्जैक्ट आइडेंटिकल क्वेश्चंस आए, वो नहीं, उनकी डिफ़िकल्टी इंडेक्स जो है वो एक जैसी थी। अच्छा, खैर, ये तो हो गया। एंड मेडिकल में तो आई बिलीव वाइवा भी होता है, दैट्स आल्सो यूनिक। ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज यूनिक, इट इज ऑलवेज यूनिक। सो पीपल बेटर यू बी यूज्ड टू द आइडिया दैट देयर इज, और हतल वसा कोशिश होती है कि यूनिफॉर्मिटी और आसानी एक जैसा हमवार हो, लेकिन जब आपने इतने सारे लोगों का टेस्ट लेना तो फिर फीजिबल। अच्छा, उसमें साइंस का इस्तेमाल है, वो ये कि हर क्वेश्चन जो है उसके साथ एक डिफ़िकल्टी इंडेक्स होती है, राइट। तो हर जो टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट है, उसके अंदर जो उसका प्रोपोर्शन है, उसमें से कितने प्रोपोर्शन मुश्किल था, दरमियाना था, आसान था, वो एक जैसी थी। खैर, अब आपने एक अच्छी प्रोडक्ट बनानी है, आपने पहला रॉ मटेरियल तो चुन लिया, अब आपने मेडिकल कॉलेजेस में डाला। देखिए, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बहुत से बने हुए हैं, लेकिन बहुत अहम है कि आप देखें कि क्या उनके पास कैपेबिलिटीज़ क्या हैं टू टीच एंड ट्रेन। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इसको सिर्फ बिजनेस तस्वर किया गया इन मैनी सर्कमस्टांसेस, या कई दफ़ा गवर्नमेंट्स ने पॉलिटिकल या दीगर कंसिड्रेशंस के ऊपर कहीं मेडिकल कॉलेज खोल दिया ऐसी जगह जहाँ प्रॉपर फैकल्टी नहीं है, जहाँ अस्पताल नहीं है, तो फिर जितना अच्छा भी प्रोडक्ट ले आएँ, अगर आपका किचन ठीक नहीं है उस चीज़ को करने के लिए,
तैयार करने के लिए, तो फिर आपको मुश्किल पेश आएगी। राइट। अब इस किचन का सबसे अहम एलिमेंट मेडिकल की तालीम में क्या होता है? हॉस्पिटल। अब बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली जिनके अरेंजमेंट्स जो हैं उनके हॉस्पिटल्स के आर नॉट गुड। राइट। देयर इज़ नॉट इनफ वॉल्यूम। ठीक है, सो इट कैन नॉट जस्ट बी कि आप फीस लेके बच्चों से, माँ बाप से उनको पढ़ा लें, या इवन गवर्नमेंट के जो हैं कोई तो पैसे दे रहा है ना, हुकूमत पैसे दे रही है, टैक्स पेयर मनी, लेकिन अगर आपने उनको ट्रेन नहीं किया, उनको हिस्ट्री लेनी नहीं सिखाई, मरीज़ के साथ इंटरेक्ट करनी नहीं सिखाया, एग्ज़ाम करना नहीं सिखाया, उनको छोटे मोटे मेडिकल प्रोसीजर्स नहीं सिखाए जो कि एक ग्रेजुएटिंग डॉक्टर को आने चाहिए, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि वो सेफ़ डॉक्टर हो, जितनी अच्छा भी आप स्टफ़ ले लें। सो दूसरा जो एलिमेंट है वो है टू इंश्योर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी, और वो कैपेबिलिटी फैकल्टी से आती है और हस्पतालों से आती है। सो चुनाचे जो PMC का कानून है उसके तहत तमाम नए बनने वाले जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको पहले दिखाना पड़ेगा कि X नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, मतलब 6 ईयर्स की लिमिट है, चलता अस्पताल आपको दिखाना होगा पहले, बिफोर यू कैन स्टार्ट यूनिवर्सिटी। दैट्स राइट, यू कांट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। राइट। ठीक, इधर जो चीज़ खींच रही है वो हॉर्स है, वो हस्पताल है। आप चलता अस्पताल दिखाएं, फिर आप कॉलेज साथ लेके आएँ। तो इट कांट बी कि आप पहले सिर्फ अपना बिजनेस केस ठीक कर लें और बच्चों से फीस भलें और फिर सोचेंगे 2-4 बिल्डिंग्स जोड़ के तो ये भी अप्रोच गलत रही है। तो इसको ठीक किया गया। सो पहला था रॉ मटेरियल, दूसरा है द फैक्ट्री, द किचन, द प्लेस जहां आपने, थर्ड अब प्रोडक्ट तैयार होगी, आपने उसको 5 साल MBBS के या 4 साल BDS के पढ़ा छोड़ा, सब कुछ कर दिया, लेकिन चूंकि अब काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं और वो दौर गुजर गया, जैसे मैं बताया था कि 5 कॉलेज थे या 10 थे या 15 थे। इट इज़ वेरी, और हर किचन को जाके और हर फैक्ट्री को जाके या हर प्लांट को जाके उस तरह से देखना शायद इतना फीजिबल प्रैक्टिकल नहीं है, ये डिफ़िकल्ट है। करते वो भी हैं, लेकिन एक एडिशनल चेक, एक लास्ट चेक। अब प्रोडक्ट निकल रही है, हम कह रहे हैं आपने पढ़ लिया, आपने MBBS पढ़ा, पास किया, आपसे हम एक सेफ्टी चेक लेना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि MD-CAT जो है वो FSC का या A लेवल का सप्लांट नहीं है, इसी तरह जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है NLE है, वो 5 साल के कॉलेजेस के प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स का सप्लांट नहीं है। इट इज़ जस्ट अ सेफ्टी चेक टू सी कि क्या प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप एक सेफ डॉक्टर हैं या नहीं। क्या आपके सामने मरीज़ अगर आके बैठे और वो कॉमन कंडीशंस, किसी का गला ख़राब, किसी का पेट ख़राब, कोई एनीमिया, किसी को कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम प्रेजेंट करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, क्या इनको टैकल और डील करने के लिए आपके पास बेसिक अप्रोच ठीक है या नहीं। ये नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि MBBS करने के बाद हम एक चेक चाहते हैं, कॉमन चेक, जस्ट टू मेक श्योर कि बिफोर वी अलाउ यू टू बी इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिसिंग, क्या आप सेफ हैं या नहीं। और हमारा मकसद इसमें लोगों को फेल करना नहीं है या मुश्किल डालना नहीं। मकसद सिर्फ इतना है कि आपने अगर MBBS किया है तो आप इसको आंख बंद करके भी जाके पास कर सकते हैं। ये ऐसा इम्तिहान है और कोशिश की गई है कि इसका जो इम्तिहान का स्ट्रक्चर है वो प्रैक्टिकल और क्लिनिकल बेस्ड है। उसमें हम आपसे रटे हुए फैक्ट्स जो आपने फर्स्ट ईयर MBBS में पढ़ने की कोशिश की थी टू बिल्ड अप द रेस्ट ऑफ द नॉलेज, उस तरह से नहीं पूछे जा रहे। राइट, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जाम लाइक, कोई MCQ बेस्ड है? MCQ बेस्ड है और उसके साथ फिर वाइवा ऑफ सॉर्ट्स? नहीं, इसका कोई वाइवा नहीं है। सो इट्स जस्ट एन MCQ बेस्ड एग्जाम। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के लिए सिंपल MCQ बेस्ड एग्जाम है। और व्हाट अबाउट द फॉरेन ग्रेजुएट्स? उनके 2 पार्ट्स हैं, तो उनकी सिचुएशन फ़र्क है, लेकिन बहरहाल इसमें जो ये वाला जो नॉलेज वाला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है वो एक ही है। अच्छा, बट एक और चीज़, राइट, ना सिर्फ कि हम सेफ्टी जांचना चाह रहे हैं, बल्कि जैसे मैंने MD-CAT के बारे में कहा था ना कि ये उधर तो मैंने कहा था ना ये नया है ना ये अनहोना है, ठीक है। तो यहाँ ये नया तो है लेकिन ये अनहोनी नहीं है। हमारे दाएं बाएं बहुत से ममालिक में हो रहा है। US में आप अगर यू कैन बी अ ग्रेजुएट ऑफ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और जॉन्स हॉपकिंस जो उनके टॉप रैंक स्कूल्स हैं, ग्लोबली टॉप रैंक, ठीक है, उसके बावजूद यू टेक देयर स्टेप एंड वो जो द थर्ड पार्ट जो है जो लाइसेंसिंग एग्जाम है, आई ट्रेन इन द US, यू टेक द सेम लाइसेंसिंग एग्जाम, चाहे बाहर से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लाइसेंस लेते हुए आपने एक सेफ्टी चेक देना है। अच्छा, और ये वही तरह के सेफ्टी चेक्स हैं जब हम एक पायलट को कहते हैं कि आप जहाज़ उड़ाते चलाते हो, वो पढ़ के आया होता है, फ्लाइंग करके आया होता है, लेकिन आप उसके सेफ्टी चेक्स, बल्कि उन फील्ड में तो वो तो हर 6 महीने बाद आप
बड़े जहाज़ के जो पायलट्स हैं वो हर 6 महीने बाद चेक होते। तो इसी तरह ये हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है कि इसमें हम लोगों की लाइव्स आपको इंटरेस्ट कर रहे हैं, उनकी वेल बीइंग इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रेजुएशन के बाद हमें तसल्ली करा दें कि आपको हम लाइसेंस दे दें। एक अच्छा, लोगों ने कहा जी कि ये रेट्रोएक्टिव है। नहीं, रेट्रोएक्टिव तो नहीं है। What would you mean by रेट्रोएक्टिव? कुछ लोगों ने कहा जी जब हम MBBS में दाखिल हुए थे तो उस वक्त तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो वो तमाम लोग जो MBBS में दाखिल हो चुके थे उनको गुजारने के बाद अगलों के ऊपर लागू कर दें। वेल, आप इस तरह भी कर सकते हैं या कर सकते थे, लेकिन हमारी एक अर्जेंसी है। जो हमारा सिटीज़न है वो तो आपकी तरफ तक रहा है, हुकूमत की तरफ देख रहा है। हुकूमत वक्त जौन सी भी हो, वो कह रहा है भाई आप मुझे इंश्योर कराएं कि ये जो डॉक्टर मुझे देख रहा है ये ठीक तो है कि नहीं। तो हम ये 5 साल का वेट ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना इसकी कोई ज़रूरत है। और सबसे बढ़ के बात ये कि हम जो आपको लाइसेंस दे रहे हो तो आज दे रहे हैं प्रैक्टिस का, तो हम सेफ्टी भी आज की चाहते हैं। अच्छा देखिए, वक्त की ज़रूरियात और रूल्स वक्त बदलते रहते हैं। अगर कोई आज बिज़नेस खोले तो जो आज रिक्वायरमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन की, टैक्सेशन की, इसकी ये बदलती और इवॉल्व होती रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने आज ये खोला है तो जी बस मेरे पास, जो मैंने अगर सन 60 में बिज़नेस खोला था तो उस वक्त तो रेट ऑफ टैक्स इतना था। ऐसा नहीं हो सकता। और हमें वक्त के साथ, माहौल के साथ, दुनिया के साथ हम आहंग रहना है। सारी दुनिया ये एक्सपेक्ट करती है कि तालीम अपनी जगह है, आपकी डिग्री अपनी जगह है, उसके बेसिस, वो तो बेसिस है, उसके बगैर तो आप नहीं आगे जा सकते, लेकिन उसके ऊपर एक एडिशनल सेफ्टी चेक। ये है जी NLE की स्टोरी। और इंशाल्लाह इसमें मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ आपको एक और चीज़ भी वाज़ेह होगी। सेफ्टी ऑफ डॉक्टर के अलावा बहुत अहम चीज़ क्वालिटी ऑफ द कॉलेजेस। राइट। जब प्रोडक्ट जो है उससे पता चल जाएगा कि अगर एक कॉलेज है जिसके 100 बच्चे इम्तिहान देते हैं, ग्रेजुएट्स, यंग ग्रेजुएट्स, और उसमें से 98 पास होते हैं, तो आपको पता है कि ठीक है। और अगर एक कॉलेज है जिसको आपने 5 साल MBBS उन्होंने पढ़ाया भी, माँ बाप बेचारों ने फ़ीसें भी दी, और आखिर में उसके मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ 50% उस किसी एक कॉलेज के, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई कॉलेज हो, लेकिन अगर हो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो तो एक मैट्रिक आ जाएगा, रैंकिंग आ जाएगी। इट्स अ मैट्रिक एंड रैंकिंग। सो इस आईने 9 से डरने की बजाय आगे चलें। और बहुत दुनिया जो है, बड़ी कौमें उखड़ गई हैं ऐसे तमाशों में। वी नीड टू बी मेक श्योर कि जो हमारा मेडिकल ग्रेजुएट है उसकी वेरासिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है कंटिन्यूज टू रिमेन हाई। हमने दुनिया में नाम कमाया हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स ने। वी वांट टू मेक श्योर वी रिमेन कंपेटिटिव एंड डोंट स्लाइड डाउन। राइट। मैं कोविड पे आऊँगा, बट जस्ट बिकॉज couple of things that you mentioned. First being कि आपने कहा कि 20,000 essentially डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट जो हैं वो एंटर हो रहे हैं हर साल। उसमें से आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट 75% भी अगर ग्रेजुएट करते हैं तो 15-1,000 तो सिस्टम में आ रहा है। एक तो क्या सिस्टम की कैपेबिलिटी है कि वो इतना डॉक्टर एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरा पर्टिकुलरली क्योंकि हमने ये देखा कि जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बच्चे निकलते हैं, वो जी प्लैब दे दिया और स्टेप दे दिया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रेन ड्रेन देयर एज वेल। और उसकी प्राइमरीली वजह यही सुनने में आती है कि भाई पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैसे नहीं हैं, वो सारा कुछ नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ कि मेडिकल टूरिज्म इंडिया में जिस तरह इज़ अ ह्यूज थिंग, राइट। ऑब्वियसली इकोनॉमी का फ़र्क है तो ऑटोमेटिकली आपका एक प्राइस पॉइंट बेहतर हो जाता है। क्या पाकिस्तान, जब प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी टूरिज्म की बात करते हैं, रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं, इज मेडिकल टूरिज्म आल्सो समथिंग दैट यू गाइस आर लुकिंग एट? Yes, very much. In fact, as we speak, literally at this time, there is a meeting going on in the PM's office on this topic. On how we make sure कि we are able to bring in people. But इसमें देखें कुछ requirements हैं। बाहर से कोई मुंह उठा के आएगा, चल के आएगा, क्या चाहेगा? अच्छी प्राइस तो चाहेगा, लेकिन अच्छा म्यार भी चाहेगा। Right. वो ये भी चाहेगा कि आके वो इन्फेक्शन ना करवा के जाए। राइट। अब हमारे हमसाए मुल्क में बहुत मेडिकल टूरिज्म रही है, लेकिन जब वहाँ नोसोकोमियल इन्फेक्शंस कुछ डिटेक्ट हुई जो कि बड़ी रेजिस्टेंट किस्म की थी, तो उनकी जो इंडस्ट्री थी उसको हिट पड़ी। तो ये नेचुरल सी एक चीज़ है कि जो बाहर से आने वाला आएगा वो म्यार भी चाह रहा है। और म्यार फैसिलिटीज़ का भी, यानी हॉस्पिटल्स का भी, उनके सिस्टम्स का, सेफ्टी का, और किसका? आपके प्रोफेशनल का, डॉक्टर का। सो चुनाचे जब आपका एक इंटरनेशनली क्वालिफाइड डॉक्टर आता है तो वो भी आपको हेल्प करता है, लेकिन अगर आपकी नेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो भी इतनी रोबस्ट है कि हम कह सकते हैं कि भाई हम एक तराजू पे तोल के आगे उनको गुजार रहे हैं, तो जो इनबाउंड पेशेंट्स हैं, वो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन योर सिस्टम। राइट।
So that's something that we're Yes, very much. Definitely. Very much. And to the first question, 20,000 students or 15,000. So एक तो ये कि बहुत से लोग इसमें से रजिस्टर नहीं करते. That's the other problem. Right. देखिए हम इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग और जो हमने थोड़ी सी ये डाली ना कि आप अप्रोप्रिएटनेस तो हो कि आप इस प्रोफेशन के लिए फिट और सेट हैं कि नहीं. बात यह है कि अगर आप माँ बाप के कहे कहलाए पे या सोशल मोबिलिटी की खातिर या अपनी सोशल स्टैंडिंग चेंज करने के लिए डॉक्टर बन रहे हैं, तो while that's okay to do, but you need to have the right skill set. अब होता गया 5 साल कई दफ़ा लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्टर लाइसेंस ही नहीं लेते. मुझे जो PMC की तरफ से फिगर्स हैं वो ये है कि those graduates that actually seek and get a license, NLE को छोड़ दें अभी, इससे पहले, are only 50%. Only half the graduates are actually getting a license. No, so the ones without a license, are they not working? They're not. Well, या तो खुदा ना खास्ता they're working without a license. They should have a license in any case. But हमारा suspicion ये है कि many of them actually are going away from the profession. Right. या वो कारोबार कर रहे हैं, या कई दफ़ा women are not entering the workforce. They are postponing coming into the workforce. Right. शादियाँ, बच्चे, ये वो भी एक अलग चैलेंज है उस मामले में. उनके लिए भी हमने आसानी पैदा करनी. या इवन फॉर मैन दे आर नॉट एंटरिंग और गोइंग इनटू प्रोफेशंस और गोइंग कुछ CSS दे रहे हैं, कोई दीगर प्रोफेशंस में जा रहे हैं. तो यस देयर इज़ ड्रॉप, और हर जगह होता है. ये नहीं है कि हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो नंबर्स हैं वो शॉकिंग है. यानी कि अगर आप 100 ग्रेजुएट कर रहे हैं तो उनमें से 50 जो हैं एक्चुअल लाइसेंस ले रहे हैं. सो आपका सवाल ऑफ खपत इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वो खपत तो मतलब मेरा तो ख्याल है कि जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें से, बिकॉज you're getting in a lot of people who may not necessarily be committed to the idea of doing this, उसमें से losses भी बड़े हो रहे हैं. लेकिन जो ability to absorb है वो various है. जाहिर है शहर कदरे सैचुरेटेड हैं, छोटे जगहों में जगह है, वहाँ जाना नहीं चाहते तो लोग, अंडरस्टैंडेबली वहाँ फैसिलिटीज़ के इश्यूज़ होते हैं, फिर उनकी सोशल लाइफ का मामला होता है, फिर पीपल थिंक अहेड, बच्चे होंगे उनको पढ़ाएंगे कहाँ. सो ये सारे मसाइल जो हैं अपनी जगह हैं. सो द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू एब्जॉर्ब इज़ देयर, बट इट्स वेरिएबल. But we are a large country. We still need a lot of graduates and a lot of specialists, but quality first. Right. I think definitely इसके अंदर एक economics का भी element आता है कि किस तरीके से ज़ाहिर है country की overall economy will impact कि how much money is being spent on the health sector as well. Previously there was a lot of spending on the primarily जो है वो government का system था, government के hospitals थे, government के ही universities थी. और उसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे मसाइल भी होते थे. डॉक्टर्स didn't show up, essentially ghost hospitals थे. While and I want to have that understanding as well कि government hospitals के ऊपर आप क्या करें, but I want to have that conversation about the health card, because that's a very interesting and a very sort of unique way that you guys went about it. कि बजाय इसके कि आप कहें कि भाई ठीक है, I'm going to spend more money on hospitals that aren't working out, you decided to sort of create a very different mechanism and going towards insurance. थोड़ा सा मुझे रन थ्रू करिएगा कि what was that thought process? दोनों की बात कर लेते हैं. Let's first talk के जो सरकार के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जो हैं, जिनका ब्रिक एंड मोटर बना हुआ है, जिनके लोग हैं, फैसिलिटीज़ हैं, right. उनको बेहतर रन करना है. अब बेहतर रन, why do entities run better? छोड़ दें हॉस्पिटल्स को एक सेकेंड. कोई भी चीज़, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इदारा, चाहे वो एयरलाइन हो, गाड़ी का मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, होटल हो, मछली की दुकान हो जो कि अच्छी मछली बेचती है, जहाँ लाइन लगा के लोग लेते हैं, किसी भी चीज़ को देख लें, right. तो उसकी चंद चीज़ें उनमें कॉमन होती. सबसे पहले ये कि दे आर adequately funded. If you have an organization that is not adequately funded and should have the ability to decide their finances and decisions there. अब अगर एक यहाँ बड़ा सा फेडरल हॉस्पिटल है और उसके तमाम डिसीजंस ये लेने, छोटी छोटी पिरच और प्याली लेने तक भी तकरीबन ऑलमोस्ट उनको आके मिनिस्ट्री के अंदर इजाज़तें लेनी है, तो बड़ा मुश्किल है. तो आप उनको वन लाइन बजट देंगे, उसके तहत वो अपनी एलोकेशंस करेंगे और अपनी हायरिंग ऑफ रिसोर्स करेंगे. देखिए, कोई भी जो अच्छा इदारा है, व्हाट इज़ इट मेड ऑफ? पीपल, सिस्टम्स, इक्विपमेंट. ठीक. अब ये तमाम चीज़ों की ख़रीदारी या बेहतर ख़रीदारी जो है गवर्नमेंट के सिस्टम्स में इतने लंबे लूप्स हैं. पब्लिक सर्विस कमीशन का लूप जो है वो घंटा, तो अपना घंटा कह रहा हूँ, 1.5 साल लग जाता है. सो एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या इसमें किया है कि जो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट्स एक्ट है उसमें गवर्निंग बोर्ड डाला. उनको कहा भाई ये जो गवर्नेंस की सरपरस्ती की जिम्मेदारी है आपकी, वेल रिस्पेक्टेड लोग उसमें डालें, वो प्रोफेशनल्स हैं बट नॉन रिम्यूनरेटेड, मतलब उनको तनख्वाह कोई नहीं, वो अपना टाइम दे रहे हैं. वो 5-7 लोग आके बैठें और वो
अच्छे लोग की लीडरशिप ऑफ द हॉस्पिटल हायर करें, मेडिकल डायरेक्टर, हॉस्पिटल डायरेक्टर, नर्सिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, डीन, अब ये इंपॉर्टेंट पोजीशन इन्होंने चलाना ना अस्पताल, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस को वो हायर करें और फिर उनको अच्छी सैलरीज दें। और जो वहाँ स्टाफ है उनकी वर्किंग कंडीशंस को देखें और पूछें भाई किसको मॉनिटर चाहिए, किसको वेंटिलेटर चाहिए, कहाँ थिएटर को अपग्रेड करना है। ये फैसले अगर हम पुराने तरीके से करते रहें कि मिनिस्ट्रियों में आके और सेक्रेटेरिएट्स में होंगे, ये नहीं होने लगा। हम कर चुके हैं ना, वी डन दिस ओवर एंड ओवर अगेन। ये तो पागलपना है कि वही चीज़ आप दोबारा करें होना। तो इफेक्टिव डेवोल्यूशन by giving one line budgets and authority to hire and recruit and purchase equipment for वो हम गवर्निंग बोर्ड को दे रहे हैं। हाँ, we are keeping them accountable to the government by saying ये आपके टारगेट्स हैं, ये आपने मीट करने हैं। लेकिन वो आप कैसे करते हैं उसकी अथॉरिटी उनको डिवॉल्व की गई है। तो एक तो बात ये। Now let's come back to the other thing कि देखिए, instead of now making brick and mortar, it is very important to say okay fine, लोगों को एक सेफ्टी चाहिए। नथिंग मोर डेवस्टेटिंग दैन आप बीमार भी हैं, ऊपर से आप गरीब भी हो रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है अपने ऑपरेशन के इलाज के करने के। तो आम आदमी जो है वो इसमें पिट जाता है। सो देयरफॉर एवरीबडी इज़ गोइंग टू गेट एम्पावर्ड। केपी में हो चला, पंजाब और फेडरल टेरिटरीज़ में हो रहा है, और हमारी बाकी प्रोविंसेस से भी दरख्वास्त रही है कि वो इस पर साइन अप करें। बहरहाल मुझे उम्मीद है इवेंचुअली सब इस पे आ जाएंगे। एंड व्हेन यू से एवरीबॉडी, इज देयर लाइक अ बेंचमार्क के, या इज देयर लाइक अ इंडिकेटर कि ये इस सोशियो इकोनॉमिक क्लास के नीचे है तो ये एलिजिबल होता है, या इज दिस अ ब्लैंकेट लाइक ऑल फैमिलीज इन पाकिस्तान? पहले वो कट था, राइट, अब सब है। सब है। So आप और मैं और एवरीवन एल्स विल बी बेसिकली एलिजिबल। हर खानदान जो है वो एलिजिबल होगा ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर हेल्थ केयर। राइट। और इट्स एसेंशियली हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसका नतीजा क्या होगा? अब होगा ये कि मैं अगर सिटीज़न हूँ और मेरे पास कार्ड है और मैंने एक ऑपरेशन करवाना है, तो मैं फिर आई विल चूज़, मैं देखूंगा कि सबसे अच्छा इलाज मेरा कहाँ हो रहा है। तो एक तरह का एक इन बिल्ट क्वालिटी चेक आपने सिटीज़न के हाथ में पकड़ा दिया, राइट। और वो वहीं जाएगा जब उसके पास, देखिए जो बेचारा गरीब आदमी है जिसकी जेब में पैसा नहीं है, वो अगर मजबूर है किसी ऐसी जगह जाने को जहाँ केयर अच्छी नहीं हो रही, तो वो तो बेचारा चला वहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको एम्पावर कर दिया, उसको आपने ये ताकत दे दी है कि वो खुद फैसला करेगा उसने कहाँ जाना है, तो खुद ब खुद पब्लिक क्या प्राइवेट क्या, ये सारा सेक्टर्स एक दूसरे के साथ compete करेंगे, क्वालिटी में भी और एक्सेस में भी और कॉस्ट में भी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक रेवोल्यूशन होगा इंशाल्लाह इस हेल्थ केयर में, और हमारे गवर्नमेंट के और सिटीजनरी के दरमियान एक कॉम्पैक्ट होता है ना। देखें, हुकूमत करने का हक अवाम देते हैं, लेकिन वो अपने साथ कुछ बेहतर सलूक भी तस्वर करते हैं कि वो ठीक है, हम आपको हुक्मरान बना रहे हैं इतने सालों के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या हो रहा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्पैक्ट का बहुत अहम हिस्सा जो है वो वेलफेयर है, सिटीज़न की वेलफेयर। उसमें हेल्थ और तालीम दो बड़े हैं। तो मेरा समझता हूँ कि हेल्थ में तो ये आपको एक मेजर चेंज होता दिखेगा, और इसका दूसरा इफेक्ट ये होगा कि छोटी जगहों पे, ये बड़ा अहम पॉइंट है। देखिए, अगर एक छोटा टाउन है, वहाँ लेवल ऑफ अफोर्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ कोई प्राइवेट अस्पताल बनाता ही नहीं था। वो बेचारे दूर जाके छोटी सी चीज़ के लिए भी दूर बड़े शहर जाके इलाज करते जा रहे हैं, उस तरह से। अब अगर उनके अपने शहर में एक मुनासिब अस्पताल बन जाएगा या एक से ज़्यादा बन जाएगा और कंपटीशन भी चल रहा होगा, तो वो खुद ब खुद जिसे कहते हैं केयर का लेवल बढ़ जाएगा। बिकॉज इकोनॉमिक्स आना शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक्स आना, यार 10,000 फैमिलीज हैं, तो एसेंशियली 10,000 फैमिलीज में इतना पूल ऑफ कैपिटल एग्जिस्ट करता है। सो आई हैव अ बिजनेस केस टू गो एंड ओपन अ हॉस्पिटल। एग्जैक्टली राइट। आपने इसी में थोड़ा सा स्टार्ट में मेंशन किया, आपने कहा कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ योर हॉस्पिटल्स एंड ऑटोनॉमी पर्टिकुलरली। ऑब्वियसली you're sitting in the federal government and 18th amendment के बाद health is now a provincial subject. जो just to have that clarity, आपने जो अभी बताया है, this is for federal territory hospitals. Right, but as you know, exactly the same model was started out in the KPK. Okay. In the 2013 या 18 वाले cycle में, right, by the PTI government there, and so it was वहाँ पे already ये चल रहा है hospitals में, and actually चूंकि वो head started हैं, तो वो इस cycle में ज़रा आगे हैं। वहाँ ये सिस्टम मैच्योर होना शुरू हो रहा है, और जो इसके डिविडेंड्स हैं, इसके समरात जो है ना इस सिस्टम के, वो ऑलरेडी उन अस्पतालों में आपको अब नजर आने शुरू हो गए। राइट। व्हाट अबाउट पंजाब? दैट्स द बिगेस्ट प्रोविंस, एंड उसके ऊपर आ रहा है कि पंजाब हैज नॉट बीन एबल टू गेट द सेम सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स दैट वी सॉ इन केपी इन द फर्स्ट। सो पंजाब में अगेन द सेम MTI एक्ट, उसी के खदोखाल मोर और लेस 95% वो उसी तरह का है, हैज़ बिन डन। सो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज इन पाकिस्तान एंड इट्स एसोसिएटेड हॉस्पिटल मेयो, इज़ नाउ एन MTI। इसी तरह सियालकोट में जो मेडिकल कॉलेज है
और हॉस्पिटल, वो जो है वो भी इस MTI के एम्बिट में है, उधर गवर्निंग बोर्ड बन चुका है, एंड देयर आर वेरी क्लियर प्लान्स टू कीप एडिंग टू दिस मॉडल. राइट. चले थोड़ा सा मैं कॉन्वर्जेशन को स्विच करूँगा, एंड आई वांट टू ब्रिंग इट टुवर्ड्स डेंगू. We saw that this started rising early 2000s के अंदर, more or less mid to 2010s में ये कंट्रोल हो गया था. It seemed like we don't hear about it anymore, and sort of automation के ऊपर काम चल रहा था कि हर साल जो है वो डेंगू सीजन अगर आ रहा है तो आपकी स्प्रेज हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, मॉनिटरिंग यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, एंड इट सीम्ड लाइक एवरीथिंग वाज फाइन. एंड पर्टिकुलरली कोविड, जिसके ऊपर हम आएंगे, कोविड के टाइम पे ये सुनने में आया कि जी बिकॉज ऑफ डेंगू मॉनिटरिंग इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हुई थी कि वी वर एबल टू यूटिलाइज दैट एंड पोलियो मॉनिटरिंग टू हेल्प विद द कोविड सॉर्ट ऑफ वो सिचुएशन एज वेल. इस साल अनफॉर्चुनेटली वी आर हियरिंग कि दिस इज़ नाउ बिकमिंग अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन, एंड इवन विद इन इस्लामाबाद और रावलपिंडी. मेरे अपने ऑफिस में आई हर्ड समवन रिसेंटली उनको डेंगू हो गया. What's going on? Like, why is this suddenly such a big problem? And do you think this is a failure on the part of the management कि इस बार वो डेंगू को नहीं कंट्रोल कर सके? So why के बहुत सारे बिट्स हैं, उसको वन बाय वन देख लेते हैं. पहले तो ये कि तमाम जो एपिडेमिक्स हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, उनके साइकिल्स होते हैं. ठीक है, राइट. चाहे इन्फ्लुएंजा हो, दीगर वायरल इलनेसेस हैं, दे गो थ्रू वेरियस साइकिल्स. अब डेंगू चूँकि वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन है ना, मच्छर है, एक वायरस है और इंसान है और हमारी एनवायरनमेंट है, इन 3-4 चीज़ों के इंटरप्ले के साथ ये वायरसेस ऊपर और नीचे जाते हैं. और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, सारी दुनिया में इनकी वेव्स आती. चूँकि ये तकरीबन 2008-9 में पहली दफ़ा कराची, फिर 11 में बहुत बड़ी आउटब्रेक हुई थी, सुना 3.5 लाख लोग थे अगर मुझे करेक्ट, लाहौर अलोन में. और जो डेथ्स, जी, और जो डेथ्स थी I think were 350 deaths that year. So भूल जाते हैं ना. तो वो होता ये है कि so at that time for the first time, for example, लाहौर में मेजर एपिडेमिक है, उसके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई. उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी पंजाब में, उन्होंने बहुत एफर्ट की और काफ़ी उसके ऊपर फोकस किया, और पर्सनल जिसे कहते हैं अटेंशन थी ऑफ द leadership there. So a number of systems were built for detection and monitoring. Yeah. तो उनकी वजह से भी, उन efforts की वजह से भी, but also जो natural cyclical rhythms होते हैं उसकी वजह से बहरहाल eventually the thing came down and there was reasonable monitoring, और वो larvae monitor होते थे, and अच्छा, so वो होता रहा है. But I do think कि for this year and I'm just conjecturing here a little bit, वो ये कि a lot of the public health focus or infrastructure has been so heavily focused on making sure कि कोविड sorted रहे और वैक्सीनेशन कैंपेन चलती रहे और दीगर चीज़ें, तो हो सकता है कि कुछ डाइवर्शन या डाइल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हुई हो. बहरहाल ये जहाँ लिमिटेड फाइनाइट रिसोर्सेज हों, ये होता है जब आप चादर एक तरफ से खींचते हैं तो थोड़ी सी दूसरी तरफ अनकवर्ड रह जाती है. सो देयरफॉर उसकी करेक्शन की ज़रूरत थी और काफ़ी सारी करेक्शन हुई भी है. फॉर्चुनेटली डेंगू का जो ये सर्ज आया है, ये लेट इन द सीज़न आया है. सो सर्दी इधर तो आ गई, आपने देखा है इस्लामाबाद इज टर्न कोल्ड, बट इंशाल्लाह लाहौर वगैरह में भी एज द टेम्परेचर चेंजेस तो कुछ उसका होगा अफेक्ट. लेकिन जो एक्चुअल आपने इंटरवेंशंस करनी थी वो हुई हैं, स्प्रेइंग और टारगेटिंग बेहतर शुरू हुई है. और अगर इसमें कुछ लर्नड लेसन्स फ्रॉम 2011 या उसके बाद के जो हैं उनको भूला गया है, तो उसको करेक्ट करने की और इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है, ताकि हर दफ़ा फिर हम दौड़ के वही चीज़ दोबारा से ना करें. जो सीखी सिखाई चीज़ें उनको. डू यू थिंक वी माइट सी अ रिपीट ऑफ दिस नेक्स्ट ईयर? So it's very important. So this is very crucial. कि होता ही है कि as the cold comes, the mosquito essentially goes to sleep ना, if you will. तो वो it wakes up again. उसकी description दे रहा हूँ. तो होता ही है कि it will actually wake up with the infections that it was carrying. So वो dormant रहती हैं. So इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि say starting Feb, as the weather warms up, the surveillance and the spraying and detection remain very accurate and focused. Especially ये जितना हमारा जिन zones में आजकल हम देख रहे हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, दीगर जगहों में. So the dengue, this wave, I suppose as it gets colder and better measures have come in, ये नीचे चली जाएगी. लेकिन इसके बाद हमने बहुत एक्टिव रोल प्ले करना है to ensure कि next year doesn't go the same route. थोड़ा so I'm now going to bring it to COVID, right? We saw in Pakistan
surprisingly as a Pakistani, I'm confused. Allah Taala ka karam hai ki, we didn't see the casualties as high as even our neighbors, even as Europe. We were able to see ke overall every single time through good policies or through the blessing of God, हम लोग उसको कंट्रोल कर पाए. What's your sort of understanding कि हुआ क्या है with COVID and what were the steps जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना बुरा नहीं हुआ जितना हम सोच रहे थे? सही. 2-3 चीज़ें. पहली तो बात यह है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पता नहीं हिलता, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं. एंड लेकिन ये भी जहन में रखना है कि अल्लाह ताला कहता भी है और हम देखते भी हैं कि हाथ पे हाथ रख के वो नहीं एक्सपेक्ट करता कि हम बैठें. उसका करम तो आता है, लेकिन आपने अपनी मेहनत और अपनी कोशिश करनी होती है, और आपकी कोशिश हैज़ टू बी अ डायरेक्टेड कोशिश. अच्छा, हमारी कोशिश फॉर्चुनेटली सही रास्तों पे बर वक्त हो गई. उसमें सबसे पहली क्या चीज़ थी, वो ये था कि देखें बड़ा मुल्क है, 220 मिलियन लोग हैं, ऊपर से लेके नीचे तक लंबा मुल्क है, और डिफरेंट टेरेन्स हैं, शहर, कस्बे, गांव, और फिर 18वीं तरमीम है, डिवॉल्व्ड हेल्थ सिस्टम है. सो देयरफॉर इन सारी चीज़ों को यकजा करना, किसी एक जगह बैठ के डेटा, एक्सपर्टीज़, एनालिसिस, कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉलोअप, ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी थी. अगर हम ये ना करते तो शायद हमें मसाइल आते हैं जिस तरह हम साए में आए, जिस तरह ब्राज़ील में आए, इवन अमेरिका में आपने देखा कि कितनी उनको 50 स्टेट्स हैं, हर एक का अपना फ़र्क सिस्टम था, तो कानून फ़र्क थे, तो नेचुरली एक कोहेरेंट रिस्पांस बहुत बड़े जो फेडरल स्ट्रक्चर के कंट्रीज़ हैं ना, वो करना मुश्किल होता है. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज नॉट अ हेल्थ इशू. इट इजंट, आई मीन इट्स बियॉन्ड हेल्थ ना. उसमें डीसीज भी इन्वॉल्वड हैं, उसमें रेलवे, पीआईए, उसमें एवरीबडी इज इन्वॉल्वड एंड एवरीबडी इज प्लेइंग देयर पार्ट. देखिए, सारे पब्लिक हेल्थ इश्यूज जो है ना, वो हेल्थ से बियॉन्ड होते हैं. तो जो एपिडेमिक्स होती है ना, दोज आर हेल्थ मैटर्स टू सीरियस टू बी लेफ्ट टू जस्ट हेल्थ अलोन, एंड देयरफॉर thus came the NCOC. Right. And I think NCOC was a very important vehicle for us to bring in and focus this expertise. चाहे आपने रेलवे की बात की, या मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की, या हेल्थ की, या डेटा की, या स्टेटिस्टिक्स की, या ऑक्सीजन प्रोडक्शन की, एक जगह थी जहां आप इनबाउंड पैसेंजर से लेकर कि आप मस्जिद में 6 फुट का फासला छोड़ रहे हैं नहीं, ये तमाम बातें वहाँ आके डिस्कस हुई, एनालाइज हुई. दूसरी चीज़ जो बहुत अहम हुई, मैं आपको बताऊँ, अक्सर लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, वो ये कि हमने अपने डिसीजंस जो हैं उनको साइंस बेस्ड रखा, नॉलेज के ऊपर रखा, और जो नॉलेज अगर चेंज हुई, हमने अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट भी किया. तो ये किसी की ईगो नहीं थी कि आज मैंने ये कह दिया. तो शुरू में हम मास्क उस तरह से नहीं इस्तेमाल कर रहे थे. एज द डेटा फॉर मास्क केम, हम उसके पीछे आए. अच्छा, सो एक तो ये चीज़ थी जो सेंट्रलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग थी, और इसमें फिर हमने सारी प्रोविंसेस से कोऑर्डिनेट किया. और मैं आपको बताऊं, सब प्रोविंसेस ने बहुत ज़बरदस्त लेवल की कोऑपरेशन दिखाई. डिस्ट्रिक्ट्स में क्या, उससे नीचे तक, गली महल्ले लेवल तक, और फिर उनकी लीडरशिप. तो एक तो ये जो कोहेरेंट डिसीजन मेकिंग मैं बोलता हूँ, डेटा ड्रिवन एंड यूनाइटेड, और छोटी मोटी चूं वो तो होती रहती है ना बहस, लेकिन एट द एंड एंड इट्स गुड आर्ग्यूमेंट. बहस होना अच्छा है, आप एक दूसरे को कन्विंस करते हैं. और ये नहीं था, हमने बहुत सारी साइड कॉन्फ्रेंसेस, साइड मीटिंग्स जो थी वो की, पंजाब के साथ, केपी के साथ, सिंध के साथ, बलूचिस्तान के साथ, सबके साथ. एंड इट वाजंट कि नेसेसरली कि कोई पॉलिटिकल लाइंस पे आप अलाइन थे. हमारी विगरस बहसें हुई विद दोज दैट वर politically aligned and not aligned. It doesn't matter, क्योंकि हम एक professionally being done. अच्छा, इसका एक और बड़ा मज़ेदार इफेक्ट किया कि the health leadership in all the provinces and with us here in the federation, we became quite यकजा, इकट्ठे हुए, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट डेवलप हुआ, और एक दूसरे की बात का रिगार्ड और रिस्पेक्ट हुआ कि ये कह रहे हैं तो ये ठीक. और एक स्ट्रक्चर आया जैसे होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग भी. एक तो ये बात थी. दूसरा, देखिए, इसमें जो प्रेपरेशन हो पाई ना, वो बहुत अहम थी. अगर आपने बेड्स ना बढ़ाए होते, ठीक है ना, ये तो कोऑपरेशन तो अपनी जगह हो गई ना, डेटा एनालिसिस अपनी जगह, भाई अगर उसके रिस्पांस में हमने तैयारी ना की होती तो हमें मुश्किल आती. हज़ारों बेड, thousands and thousands of oxygenated beds and ventilation were created. NDMA was working day night, 24 में से 26 घंटे वो काम कर रहे थे to make sure कि जो तमाम आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट था, वेंटिलेटर्स है, टेस्ट्स, थोड़ी सी 4 लैब से आपने शुरू किया टेस्ट, और करते करते फिर आप
250 पे ले गए। फिर उस सारे सिस्टम को इकट्ठा यकजा करना, वो इंफॉर्मेशन फ्लो की जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना और नए बनाने की बजाय जो एग्जिस्टिंग थे, जैसे आपने बताया कुछ एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, फॉर एग्जांपल पोलियो का, वो यूज़ हुआ फॉर मेकिंग श्योर कि जो मालूमात आ रही थी हर जगह से वो एक्यूरेट एक जगह आ रही थी, और फिर उस मालूमात के बेसिस पे फैसला एक जगह हो रहा था, और फिर वो फैसला जो है ट्रांसमिट हो रहा था, और फिर हम पूछ भी रहे थे भैया किया कि नहीं, और हम डबल ट्रिपल चेक्स भी कर रहे थे। सिर्फ एक सोर्स पे हम रिलाई नहीं करते। अब बीच में जो मिलिट्री रिसोर्सेज थी उन्होंने हमें हेल्प किया बाय ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, लॉजिस्टिक्स। दे आर सुपर्ब इन इट एंड देयरफॉर दे वर एबल टू हेल्प अस विद अ लॉट ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड फॉलो अप, अमेजिंग फॉलो अप। वो हो नहीं सकता था अगर हम सारे यकजा होके इस सॉर्ट ऑफ सिविल मिलिट्री उसमें कंबाइन में काम ना कर रहे थे। तो ये भी एक फैक्टर था। फिर देन देयर वर अदर प्रीएम्प्टिव मूव्स। फॉर एग्जांपल पहली वेव में ये अंदाज़ा हुआ कि ये हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी इतनी, हम हुआ कि अगर वेव्स इससे ऊपर गई तो और चाहिए होगा। सो इंडस्ट्री के साथ एंगेज किया गया, इंडस्ट्री के कुछ डेड या डिसफंक्शनल यूनिट्स थे उनको फंक्शनल बनाया गया, तो 66% इंक्रीज़ था इन एक्चुअल प्रोडक्शन। मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए अगर वो इंक्रीज़ ना हुआ होता ना वेव 1 के बाद, तो अगली तीनों वेव्स में आपको शदीद ऑक्सीजन का प्रेशर पड़ता। शुक्र है उस वक्त वो सोचा गया, किया, उस पर एक्शन लिया गया, कोऑपरेशन हुई, फॉलो अप हुआ, तो उसमें हम थोड़ी बेहतर सूरत हाल में रहे। लेकिन फिर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोग्राम था वो था वैक्सीनेशन का। एक वक्त वो था जहाँ वैक्सीनेशन ढूंढ रहे थे और आपको मिल नहीं रही, कोई देने को तैयार नहीं था। लोगों ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया, नॉट रियलाइजिंग कि भाई जब आपको कोई बेचने को, देने को तैयार नहीं है, दाम तो छोड़ दें, पैसे की तो बात ही नहीं थी। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट पैसा नहीं स्पेंड करिए, ऐसा तो था नहीं। गवर्नमेंट हैड एलोकेटेड मनी एंड सेड गो बाय द वैक्सीन, एक्सेप्ट बाकी ममालिक अपनी अपनी लेके बैठे थे, उस वक्त नफसा नफसी थी। उस सूरत में चाइना वॉज अ ग्रेट हेल्प, उन्होंने हमें हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को किक ऑफ किया, ठीक है। और हमारा जो वैक्सीनेशन सिस्टम था नॉर्मल वैक्सीन्स का, उसको इस्तेमाल किया हमने कोल्ड चेन को अपग्रेड किया, हमने अल्ट्रा कोल्ड चेन क्रिएट किया, जिसके बारे में लोग सोचते थे कि ये पता नहीं कैसे होगा। मतलब द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट फाइजर एंड ऑल ऑफ दीस आई वाज लाइक ये तो आउट ऑफ, ये हमारे लिए आउट ऑफ कोर्स हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन नहीं हुई। उसमें दो फायदे हुए, एक हमने कोल्ड चेन किया हमारे API सिस्टम ने, और दूसरा एक और चीज़ हुई कि जो फाइजर की कोल्ड रिक्वायरमेंट्स थी वो भी कम हो गई। उन्होंने कहा कि स्टोरेज 4 वीक्स के लिए आप उससे फ़र्क टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अगेन, जैसे शुरू में डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल हुए, डेटा एनालिसिस के लिए हुए, AI का जिक्र आपने किया, उसके बाद इवन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वैक्सीन सिस्टम। देखिए मुझे नहीं कोई और इंटरवेंशन याद हो जो इतनी मैसिव हो, जिसमें वाकई तकरीबन अमीर गरीब का फ़र्क नहीं था। जस्ट वो इतनी सी मेरे ख्याल से 50,000 के करीब प्राइवेट वैक्सीनेशन आई, यहाँ 100 मिलियन लग चुकी है, जो कि आपको मुझे याद है आई थिंक कपल ऑफ वीक्स पटने का सिस्टम चल रहा था, उसके बाद फिर वो थोड़ी सी जितनी जब किसी को जितनी मिली वो लेके उन्होंने लगा दी। बट द फैक्ट इज एट द एंड ऑफ द डे 100 मिलियन डोजेज हम तजावज़ कर चुके हैं, 10 करोड़ डोजेज लगी हैं, और आपको मुझे मुफ्त लगी हैं, ठीक है, और एक तरीके के मुताबिक लगी हैं। पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर से शुरू किया और फिर उस तरह हम एज वाइज नीचे चले आते हैं। तो मुझे कम ही मिसाल है इस तरह की ऑफ अ हेल्थ इंटरवेंशन ऑफ दिस स्कोप एंड साइज एंड स्केल, जो अक्रॉस द बोर्ड और सबके लिए बराबर तरीके से मुहैया की गई। तो इट्स ऑल ग्रेट क्रेडिट टू आवर इंस्टीट्यूशंस दैट स्टेप्ड फोर्थ to make this happen। चाहे वो प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन था, चाहे वो प्रोविंसेस थी, प्रोविंशियल लीडरशिप थी, प्रोविंशियल हेल्थ सिस्टम थे, NDMA थी, फाइनेंस थी, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन थी। मैं मतलब ऑनेस्टली मैं नाम लेते हुए घबरा रहा हूँ क्योंकि मैं किसी ना किसी को मिस कर जाऊँगा इंपॉर्टेंट को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये यकजा होके एज वन एंटिटी, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतर होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच आपको नज़र आएगी। तो शुक्र है उसमें भी वीव हैड सक्सेस। अभी रास्ता बाकी है, अभी हमने और लोगों को वैक्सीनेट करना है, राइट, लेकिन सो फार सो गुड। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जो पर्टिकुलरली जो वैक्सीन एक्सपीरियंस है, आई हैव सीन unanimously people have been supportive of it, have been appreciative of it, कि चाहे वो कराची एक्सपो सेंटर पे लग रही हो या इस्लामाबाद में F9 में लग रही हो, people love the way that जितना तरीके से उसको मैनेज किया गया, जिस तरह डिज़ाइन किया गया है, तो दैट इज़ डेफिनेटली देयर। वी आर ऑल्सो हियरिंग के सर्टन एरियाज़ के अंदर 2 मेजर मसाइल।
एक तो जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, ज़ाहिर है आपको पता है फेक न्यूज़ वगैरह बहुत फैली हुई है जी, 2 साल में डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. एंड आई लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइस आर डूइंग टू सॉर्ट ऑफ चेंज दैट. एंड सेकेंडली वी आर ऑल्सो हेयरिंग कि फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स और वो दरमियान में उस तरह कुछ प्रॉब्लम्स एज विद एवरीथिंग इन पाकिस्तान. दूसरी प्रॉब्लम को पहले कहते हैं फेक. देखिए, जहाँ कई लोगों ने फेक करने की कोशिश की उसके पीछे हम गए हैं, उसको हम कानूनी गिरफ्त के साथ उन लोगों के पीछे गए हैं और उनके ऊपर पर्चे भी कटे हैं, उनको अरेस्ट भी किया गया है. सो देयरफॉर जो फुल फोर्स ऑफ लॉ है उधर इस्तेमाल की गई है अगर किसी ने कोई जाली बनाने की कोशिश की है. लेकिन सिस्टम आपको लगता है इतना रोबस्ट है कि नादरा के सिस्टम में कोई जाली नहीं, नादरा के सिस्टम में जाली नहीं हो सकती एंट्री. ये हो सकता है कि आप अगर वैक्सीनेटर जो है वो कोलूड कर रहा है किसी के साथ तो वो फिर चीज़ हो सकती है. लेकिन उधर भी देखिए, जहाँ हम पकड़ते गए ना, हम उसके ऊपर हमने एक्शन लिया ताकि कुछ थोड़ी सी कुछ डर कायम रहे. एक चीज़. दूसरी चीज़ जो आपने मेंशन की वो थी अबाउट हेजिडेंसी. या राइट, नॉर्मल सी बात है, नेचुरल चीज़ है, कई बार लोग घबराते हैं किसी चीज़ से. लेकिन अभी तक हमें उस तरह की कोई मेजर, जिसे कहते हैं, रुकावट नहीं है. एंटी वैक्सर्स उस तरह से पाकिस्तान है, कुछ चंद लोग वो ठीक है, लेकिन बात यह है कि ज़्यादातर हर रोज़ अगर अभी भी रोज़ाना की 7 लाख के करीब डोजेज़ तो अभी भी लग रही हैं. तो 7 लाख डोजेज़ बहुत डोजेज़ होती हैं. दैट मीन्स के एटलीस्ट 7 लाख लोग रोज़ाना सोच रहे हैं कि यार हमने करना बाजू उठा के उसको करके टीका लगाए. सो ये चीज़ चल रही है, सेकंड डोजेस भी चल रही हैं. सो प्रोग्रेस ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सी जो तशवीश तो नहीं कहूँगा, लेकिन फोकस की बात है. वो क्या कि आइंदा आने वाले जो 4, 6, 8 हफ्ते हैं इस साल के आखिर तक से चलें, एंड ऑफ दिसंबर तक कह लें, उसमें हमने जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हम कर सकते हैं हमें ज़रूरत है. उसकी वजह यह है कि हमने आइंदा की वेव से अपने आप को बचाना. तो उस सूरत में हम नहीं चाहते कि अब ये ना हो कि अब बीमारी चूँकि नीचे गई है तो अब उसका खौफ ये ईजी हो जाए, तो ये बड़ा खतरनाक काम होगा. इसके ऊपर फॉलो अप है, जस्ट लास्ट क्वेश्चन ऑन कोविड. Obviously because months have passed and we're talking about boosters now in the US in all over the place, and my parents had I believe Moderna in the US as well. उनके भी 7-8 महीने हो चुके हुए हैं. वो अगर US में होते तो इस वक्त उनको बूस्टर लग रही होती. What is Pakistan's plan for boosters and sort of देखिए, तमाम वैक्सीन, कोविड से हट के बात करते हैं, तमाम वैक्सीनेशन जब आप वैक्सीन लगाएं या अगर किसी को बीमारी हो तो उससे इम्यूनिटी क्रिएट होती है. वो जो इम्यूनिटी है वो वक्त के साथ कुछ वेन करती है. राइट, ठीक है. आपका जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा बहुत उसको, वो भी इम्यून सिस्टम भी ना हमारी बाकी चीज़ों की तरह कई दफ़ा उसको थोड़ा सा साइड पर रख देता है. अच्छा, क्योंकि उसने मौजूदा थ्रेट्स को डील करना है. होता क्या है कि वक्त के साथ जब ये वेन करती है, जब रीचैलेंज आप करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम फिर से खड़ा हो जाता है और उसको करता है. ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है. अब क्या कुछ इम्यूनिटी वेन करती है? डेफिनेटली कर रही है. ठीक है, चंद महीनों के बाद अगर आप एंटीबॉडी मेजर करें, हालांकि एंटीबॉडी अलोन को बहुत ज़बरदस्त मेजर नहीं है वो तो, या फिर आप बड़ी स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी करें, वो ज़्यादातर लोग करते नहीं. बाहर कैफ तमाम साइंसी एविडेंस ये कहती है कि अगर शुरू में इम्यूनिटी इतनी है तो कुछ अर्से बाद थोड़ी कम हो जाती. तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दौर में शायद हम इजाफी डोजेज़ की बात करें. लेकिन इस वक्त मैंने आपको बताया कि अभी भी हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन तो अभी बाकी है वैक्सीनेट करना. तो अगर मेरे हाथ में आप एक वैक्सीनेशन वायल दो हैं किसी भी की, तो मेरे पास उसका अगर ये इस्तेमाल है कि इन साहब की 70% हो चुकी है 75 से, तो मैं इनको 75 से फिर 80 पे ले जाऊं, 5-10% का गेन इधर है, और एक और शख्स बैठा है जो 0 पे बैठा है, तो आप कहाँ कहोगे? ज़ाहिर है उसका हक पहले. डेफिनेटली. तो आई थिंक बिफोर वी टॉक ऑफ बूस्टर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. एक बार हमने अलाउ किया ट्रैवल के लिए, क्योंकि हुआ ये कि कुछ लोगों को ज़रिया माश के लिए, तालीम के लिए, कारोबार के लिए, या चाहे सयाहत के लिए उन्होंने बाहर जाना था. और कुछ ममालिक जो हैं इस वक्त वो अपनी ब्रांड, अपनी वर्जन ऑफ वैक्सीन पड़े बैठे हैं. राइट. तो उस सूरत में हमने कहा कि ठीक है, अगर आप जिस मुल्क जा रहे हैं, अगर आपकी उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है तो आप लगवा लें वो. तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊं, आज बल्कि मैं आपकी इस इंटरव्यू से ज़रा पहले मुझे किसी ने भेजा है, मैंने देखा है, मैं कंफर्म नहीं किया लेकिन उसको देख लेंगे, कि एक US ने भी वो कह दिया कि वो फुली वैक्सीनेटेड तस्वर करेंगे अगर आपने WHO अप्रूव्ड वैक्सीन लगाई. ये मैं कंफर्म कर लूँगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड पक्का हो जाएगा. उसकी वजह यह है कि या तो ये होना कि एक वैक्सीन, एक ही ब्रांड की वैक्सीन की इतनी डोजेज अवेलेबल हों कि हर कोई उसको लगवा सके, तो हम कहें भाई ठीक है ये अब है, इसको लगवाएं. राइट. इतनी तो है नहीं. अभी तो बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो गरीब ममालिक हैं, बहुत ट्रूली गरीब जो हैं, वो अभी 2-2, 3-3, 4-4% पे बैठे हुए हैं. तो देयरफॉर अभी तो बहुत सी पॉपुलेशन है जिनको वैक्सीन लगानी. तो इस सूरत में अगर हम इस पे आ जाएं कि नहीं भाई इसी रंग की वैक्सीन हमें, तो ये नहीं है.
इफेक्टिव वैक्सीन हो, WHO की अप्रूव्ड हो, ठीक है। इसमें आपको लगता है कि जो बूस्टर का इशू है वो प्राइमरीली अवेलेबिलिटी का इशू है, और अगर अवेलेबिलिटी बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली बूस्टर का भी? अवेलेबिलिटी तो एक आर्ग्यूमेंट है ना, बट दूसरा आर्ग्यूमेंट उसकी साइंस भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां थोड़ी सी साइंस इवॉल्व कर रही है या लगता है, वो लोग जो एल्डरली हैं, वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम किसी वजह से कमज़ोर है, या जिनका एक्सपोजर बहुत हैवी है, मिसाल के तौर पे बिल्कुल ही फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स में, हो सकता है कि ये कैटेगरीज ऐसी हों जिसमें किसी स्टेज के ऊपर हम कर दें बूस्टर को सोचें। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त तो एक आदमी उसका पेट थोड़ा सा कुछ भरा हुआ है, दूसरा भूखा बैठा, तो पहले उसको खिलाना है। करेंगे 100%। एक मुझे ये बताइएगा कि एंड वी आर गोइंग टू सॉर्ट ऑफ रैप दिस अप, बट कपल ऑफ लास्ट क्वेश्चंस। पहला तो ये कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन, जाहिर है कि जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हेल्थ केयर में आप पूरी कंट्री को देख रहे हैं, वी डोंट नेसेसरली हैव वन ऑफ द टॉप हेल्थ सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है जी 122 पे हैं हम आउट ऑफ 190 कंट्रीज़। इसमें वाइल वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट हाउ टू मेक इट बेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, एजुकेशन में करें, बहुत सारों का आपने जिक्र भी किया, बट एक और मेजर मसला ये भी है कि आवर इकोनॉमी इज़ नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ एंड आवर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग वेरी वेरी रैपिडली, राइट? डू यू थिंक कि जो आपकी हेल्थ सर्विसेज हैं उसके परव्यू में पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन मैनेजमेंट, अब तो दैट्स द मॉडर्न डे टर्म, इज़ दैट समथिंग दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट एज वेल? बिकॉज अगर आप एक लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो अगर द पॉपुलेशन इफ इट कीप्स ऑन राइजिंग एंड बेस्ड ऑन द नंबर्स बाय द यूनाइटेड नेशंस वी आर लुकिंग एट 400 million बाय 2050. So that's, I mean, in a country as small as Pakistan, उसमें again वो water scarcity, food security, and then health services के ऊपर automatically impact आएगा. तो where do you see that going? बिल्कुल बराह रास्त है जी, पॉपुलेशन जो है वो हेल्थ का हिस्सा है, और एंड अगेन पॉपुलेशन इज़ अ चैलेंज विच इज़ लार्जर देन हेल्थ, बट उसका जो मोस्ट डायरेक्ट डोमेन है जहाँ से आप उसको इंटरवीन कर सकते हैं या उसमें कुछ काम कर सकते हैं, वो हेल्थ है। Right. And the fact is, I'll tell you, उसमें दो मेजर इंटरवेंशंस की या चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये कि प्रोविंसेस में कई दहाइयाँ पहले जस्ट टू गिव इट एक्सेप्शनलिज्म, यानी उसके ऊपर फालतू फोकस करने के लिए कि चलो जी इसको ज़रा स्पेशल हैंडल करते हैं, पॉपुलेशन अलग कर दी गई। Right. वो उसका इंटेंशन कुछ था लेकिन उसका असर उल्टा हुआ। देखिए सिचुएशन क्या है, सबसे एक खातून है, वो चाइल्ड बर्थ से गुजरती है, वो सोचती है कि मैं थोड़ा सा गैप दे दूं, थोड़ा सा मैं प्लानिंग कर लूं, फैमिली प्लानिंग कर लूं। वो किससे पूछेगी? जब जाएगी अपने डॉक्टर से पूछती है। Right. जब डॉक्टर के पास जाती है और अगर आपने पॉपुलेशन और हेल्थ अलग कर रखे हैं और डॉक्टर कहती है कि हाँ वो ठीक तो है लेकिन तुम उधर जाके पॉपुलेशन वेलफेयर वालों से बात करो, तो वो तो गई, वो तो मौका चला गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी प्रोविंसेस में जो पॉपुलेशन और हेल्थ के जो सेपरेट मिनिस्ट्रीज़ हैं और सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं, इनको यकजा होना चाहिए, एक होना चाहिए। मैंने वज़ीर-ए-आज़म से भी इस सिलसिले में बात की है, प्रोविंशियल लीडरशिप से भी बात की है, तो वो उसूली तौर पे तो सब इस बात को समझते हैं और एग्री भी करते हैं, लेकिन इसको जिसे कहते हैं ना अमली जामा पहनाना थोड़ा सा इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब सेपरेटेड चीज़ें होती हैं उनको फिर मर्ज करना। लेकिन ये इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि होगा या होना चाहिए, और इससे हमारा जो पॉपुलेशन वेलफेयर है वो डेफिनेटली बेहतर होगा, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी फॉर मेकिंग श्योर कि हमारी जो आबादी है वो एक तरीके और तनासब से बढ़े, बजाय इसके कि जिस तरह बेहंगम है। एक बात। दूसरा इसमें एलिमेंट है कि हमने लोगों के लिए ज़रा आसान भी करना है। इतना मुश्किल जब आप कर दें, चीज़ें महंगी हों, तो फिर अगर थोड़ी सी जो कॉन्ट्रसेप्शन की सारी इंटरवेंशंस हैं वो ईज़िली प्रोवाइड हो जाएं, लोगों को हेल्प हो जाए उनको, तो उसमें भी आसानी आ सकती। आखिरी बात यह है कि सिर्फ जिसे कहते हैं ना बर्थ कंट्रोल और सिर्फ कॉन्ट्रसेप्शन की बात नहीं है ये, वो तो एक चीज़ है। बेहतर न्यूट्रिशन, देखिए जहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी गिरती है फर्टिलिटी रेट नीचे आता है। Right. दुनिया जहान में जहाँ बच्चियाँ तालीम याफ्ता होती हैं बर्थ स्पेसिंग बेहतर हो जाती है। जहाँ ब्रेस्ट फीडिंग, देखिए हम रिलीजन्स हमारे उसमें इतनी ज़्यादा वो है 2-2.5 साल की जिसे कहते हैं अरसा जो है वो रिकमेंडेड है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो रेट है सो लो, श्रीलंका के हालात देखें वो 80-85% को तजावज़ कर चुके हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months। हम पता नहीं कहाँ नीचे बैठे हैं। तो वो भी चीज़ें आपकी सेहत आमा, जो बच्चा आपने पैदा किया है उसकी सेहत, और फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन हैविंग हेल्दी फैमिलीज़, बर्थ स्पेसिंग भी होती है। तो ये इसमें तो हमारे पास रिलीजियस इंजेक्शन मौजूद है, हम उसको भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे इफेक्टिवली। तो ब्रेस्ट फीडिंग मैं समझता हूँ कि बहुत अहम एलिमेंट है न्यूट्रिशन के लिए भी और बर्थ स्पेसिंग के लिए भी।
Right. Pakistan mein, and this is going to be my last question as well. Pakistan mein, we're looking at 2.6% of the GDP being used in health services. Where do you see right now कि पाकिस्तान में over the next 30 years health services क्या हम एक अच्छा robust सक्सेसफुल, अभी आपने बहुत सारी चीज़ों की बात की, आपने PMC की बात की, आपने लाइसेंसिंग की बात की, आपने इंश्योरेंस की बात की, तो एक इकोनॉमिक सिस्टम भी आप चेंज कर रहे हैं, आप रेगुलेटरी सिस्टम भी चेंज कर रहे हैं. वेयर डू यू सी 30 years from now कि हमारा हेल्थ सिस्टम जा रहा है, नोइंग कि पाकिस्तान वी कांट, बहुत हम उस पर नहीं जाएंगे कि कम्प्लीटली सिचुएशन फ्लिप हो गई जी, हम बहुत अमीर हो गए या कुछ उस तरह का हो गया. नोइंग द रियलिटीज़ एंड प्रैक्टिकली नोइंग कि किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व करती हैं, आपको क्या लगता है कि ये इज़ दिस एन ईजी प्रॉब्लम टू सॉल्व या देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस? देखिए, इट्स नेवर एन ईजी प्रॉब्लम टू सॉल्व बट इट्स एंटायरली सॉल्वेबल. और आप हेल्थ अपनी सॉर्ट आउट कर लें तो आप अमीर भी हो जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन की जो वेलफेयर है रियली इज़ व्हाट डिटरमिन्स लोगों की ability to have an economic life for themselves and then consequently for the country. You know, all hard problems present opportunities. Polio. We're down to one case in the last many months. 9-10 महीने में इस कैलेंडर ईयर में अभी एक केस हुआ. जो environmental sampling है वो सारी टिका के नीचे आई है. All good signs. It just shows कि जब आप फोकस करें तो आप उसको हल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें सक्सेस आएगी. इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो मेजर इन्वेस्टमेंट इनटू हेल्थ आ रही है उसका जिक्र आपने कर दिया, जो हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है उसके ज़रिए जाहिर है ये कैश देगी हुकूमत, इस सिस्टम में इंजेक्ट करेगी तो लोगों को कार्ड मिलेगा ना, वो इलाज अपना करवा सकेंगे. और लेकिन इसके साथ हमने और भी कुछ चीज़ें करनी. प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर हमने फोकस करना, हमने उसकी बात नहीं की. मसला ये कि टर्शरी हेल्थ केयर या जब आप दाखिल हो गए आपका ऑपरेशन, वो तो देर होगी ना ज़रा, उस पर तो खर्चा भी ज़्यादा होता है. इसके बरक्स छोटी छोटी इंटरवेंशंस हैं. ब्लड प्रेशर का बर वक्त कंट्रोल है, नीमिया का ट्रीटमेंट है, बच्चे के डायरिया जो है वो वक्त पे ठीक हो जाए, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, छोटी चीज़ें हैं. ये कोई 100 इंटरवेंशंस हैं जो आप कर दें, उनकी कॉस्टिंग हुई भी है. हमने एक पायलट इस्लामाबाद में शुरू किया है, हम आजकल बात कर रहे हैं कि मुल्क भर में इसको कर दें. उससे जो ओवरऑल आपकी सेहत है, जिसमें हमारे जो सारे नंबर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, बेंचमार्क्स हैं जिनका आपने जिक्र किया, तो लेट मी मेक अ प्रेडिक्शन. 30 साल आगे की प्रेडिक्शन करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर जिस राह पे हम ये कोशिश कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, हम तो शायद इसको नहीं देखेंगे लेकिन जो हमारी अगली जनरेशन वो इसके समरात वो देखेगी. और वो ये कि हमारी हेल्थ, हमारे पैरामीटर्स और हमारा ओवरऑल सिस्टम एंड जो ट्रस्ट है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पॉपुलेशन, वो बढ़ेगा जब आप उनको बेहतर सेहत आमा की फैसिलिटीज़ देंगे. डॉक्टर फैसल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपने बहुत डिटेल में हमें सारी चीज़ें बहुत इंसाइटफुल भी थी और सारे सवालात के जवाब भी दिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू. इट्स अ प्लेजर. एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर फैसल और इफ़ यू थिंक कि कोई बात से आप एग्री या डिसएग्री करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज वी विल बी कमिंग अप विद अ लॉट मोर इंटरव्यूज. दिस वाज द पाकिस्तान पिवट. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.